अगर आपके पोर्टफोलियो में या आपकी रडार पर एनएचपीसी है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। एनएचपीसी पर आई है एक ऐसी रिपोर्ट जिसने पूरे पीएसयू सेक्टर का ध्यान खींच लिया है। एक ग्लोबल ब्रोकरेज कह रहा है कि इस स्टॉक में यहां से 47% का अपसाइड हो सकता है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या एनएचपीसी अब एक बड़ी रैली की शुरुआत कर रहा है या फिर यह सिर्फ एक और बड़ा दावा है? ये सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि फिलहाल एनएचपीसी का हाल क्या है, अभी किस तरीके का आउटलुक नजर आ रहा है और क्यों सीएलएसए इसको 47% के अपसाइड के तौर पर देख रहा है। देखिए, सीएलएसए ने हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड पर हाई कॉन्फिडेंस आउट परफॉर्म रेटिंग दे दी है। ब्रोकरेज ने इस स्टॉक के लिए 117 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय कर दिया है, जो मौजूदा स्तर यानी कि करीब 79 से 80 रुपए से 47% से ज्यादा का अपसाइड दिखा रहा है। सीएलएसए का मानना है कि हाइड्रो पावर सेक्टर की दिग्गज कंपनी आने वाले सालों में अपने नए प्रोजेक्ट्स के कमीशनिंग और रेगुलेटेड इक्विटी के एक्सपेंशन की वजह से कमाई में तेज सुधार दर्ज कर सकती है। अब चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि सीएलएसए की रिपोर्ट के अहम पॉइंट्स क्या थे। देखिए, सीएलएसए के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में एनएचपीसी के 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जिससे कंपनी की रेगुलेटेड इक्विटी में लगभग 25% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि पर्वती सेकंड प्रोजेक्ट के टैरिफ अप्रूवल में देरी और तीसरा प्रोजेक्ट की बहाली की वजह से रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट पर असर जरूर पड़ा। लेकिन सीएलएसए का कहना है कि कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी काफी कंजर्वेटिव है। मैनेजमेंट के साथ बातचीत के बाद सीएलएसए को इस बात का भी भरोसा है कि निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ अब काफी हद तक दूर हो चुकी है। अब कंपनी ने साफ किया है कि अकाउंटिंग अप्रोच की वजह से वित्त वर्ष 2026 की अर्निंग्स दब गई, लेकिन बिजनेस में जो एक्चुअल बेटरमेंट आया है, जो वास्तविक सुधार आया है, वो अभी पूरी तरह से नंबर में दिखाई नहीं दे रहा। अब नजर डालते हैं सीएलएसए के प्रोजेक्शंस पर। क्या प्रोजेक्ट कर रहा है सीएलएसए एनएचपीसी के लिए? तो देखिए, ब्रोकरेज का यह अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2030 के बीच रिकरिंग अर्निंग्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट को छोड़कर लगभग 90% तक बढ़ सकती है। अब अगर कंपैरिजन करें तो पिछले 5 सालों में यही ग्रोथ लगभग 31% रही थी। इसके अलावा सीएलएसए का यह भी मानना है कि इस दौरान ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर लगभग दोगुनी हो सकती है। साथ ही वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच आरओई में करीब 750 बेसिस पॉइंट्स यानी लगभग 7.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट की एक और बड़ी बात यह है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंशन का सबसे बड़ा फायदा एनएचपीसी को मिल सकता है। कंपनी पर 4 प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से 2 प्रोजेक्ट्स पहले ही अवार्ड हो चुके हैं और इन्हें 4 साल से कम समय में पूरा करने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि फिलहाल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या दिखा रही है एनएचपीसी की, क्योंकि सीएलएसए की आउट परफॉर्म रेटिंग के बाद अभी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालना भी बेहद जरूरी है। Q4 FY26 यानी मार्च 2026 तिमाही में एनएचपीसी ने मजबूत नतीजे पेश किए थे। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 68.5% बढ़कर 1549 करोड़ रुपए पहुंच गया। वहीं रेवेन्यू में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई और यह 2816 करोड़ रुपए रही। हालांकि एप्टा मार्जिन 51.3% से घटकर 42.5% पर आ गया। अब अगर पूरे वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो कंपनी ने लगभग 12 से 15% का रेवेन्यू ग्रोथ और 17 से 25% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ दर्ज किया है। साथ ही बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 21 पैसे प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड की सिफारिश भी की है। अगर पहले दिए गए ₹1.40 के इंटरिम डिविडेंड को जोड़ दें तो कुल डिविडेंड पे आउट भी अच्छा माना जा रहा है। अब नजर डाल लीजिए एक बार स्टॉक की टेक्निकल पिक्चर पर, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 जुलाई को, उसके एक हफ्ते पहले से अगर नजर डालें तो एनएचपीसी का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। स्टॉक ने लगभग 7.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि इसी दौरान निफ्टी मिड कैप 50 करीब 3.18% ही गिरा था। यानी एनएचपीसी ने बाजार से भी ज्यादा कमजोरी दिखाई है। 3 जून 2026 को स्टॉक 75 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ था और उस दिन करीब 3.39% की तेजी जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद पूरे हफ्ते का ट्रेंड नेगेटिव रहा था। फिलहाल स्टॉक की 52 वीक रेंज लगभग 71 रुपए 62 पैसे से 92 रुपए 34 पैसे के बीच रही है और पिछले एक महीने में यह स्टॉक करीब 10.17% की गिरावट दिखा चुका है। चार्ट्स पर भी फिलहाल कोई बड़ा ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहा, बल्कि वीकनेस और कंसोलिडेशन का पैटर्न दिखाई दे रहा है। मौजूदा स्तर यानी करीब 79 रुपए 50 पैसे पर यह स्टॉक अपने 52 वीक हाई से लगभग 11% नीचे ट्रेड कर रहा है।
कंपनी का मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह आता है कि एनएचपीसी की सबसे बड़ी ताकत क्या है जो सीएलएसए को दिखाई दे रही है। एनएचपीसी भारत की प्रमुख हाइड्रो पावर कंपनी है और ये एक नवरत्न पीएसयू भी है। कंपनी के पास मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, गवर्नमेंट सपोर्ट है और रिन्यूएबल एनर्जी पर लगातार बढ़ता फोकस भी इसके पक्ष में जा रहा है। आने वाले सालों में नए प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से कैपेसिटी बढ़ेगी और रेगुलेटेड एसेट बेस का एक्सपेंशन होगा, जिससे लॉन्ग टर्म अर्निंग्स विजिबिलिटी भी मजबूत हो सकती है। लेकिन हर निवेश के साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं। सबसे बड़ा जोखिम है प्रोजेक्ट डिले और टैरिफ अप्रूवल में देरी। इसके अलावा हाइड्रो पावर बिजनेस मौसम पर काफी हद तक डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव और कंपनी की डेट डिपेंडेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। साथ ही शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट और पीएसयू स्टॉक पर वैल्यूएशन प्रेशर भी स्टॉक की चाल को अफेक्ट कर सकता है। अब आखिर में ये बात कर लेते हैं कि निवेशकों के लिए क्या संकेत निकल के आ रहे हैं, आखिर इन्वेस्टर्स को करना क्या है इस स्टॉक में। तो देखिए, सीएलएसए की रिपोर्ट एनएचपीसी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से एक अट्रैक्टिव स्टॉक के रूप में दिखा रही है। 117 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ 47% से ज्यादा का पॉसिबल अपसाइड, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, रेगुलेटेड इक्विटी में बढ़ोतरी और इंडस वाटर्स ट्रीटी से ज्यादा संभावित फायदा, ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आने वाले सालों में कंपनी के अर्निंग्स ग्रोथ को मजबूत बना सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन फंडामेंटल्स में सुधार के संकेत भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में कोई भी रिटर्न गारंटी के साथ नहीं आता। इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च को स्ट्रांग रखिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिए।